हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और घटना चक्र स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसमें वही टॉपिक दिए होते हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आया होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे जो एग्ज़ाम में ना आया हो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड वीडियो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का। पहला वीडियो हमने डिस्कस किया था एनवायरनमेंट और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल। देखो, पिछले वीडियो में हमने किया था कि इन्वायरमेंट में दो चीज़ होता है, एक तो बायोटिक फैक्टर होता है और एक होता है ए बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है ए बायोटिक फैक्टर। और आपस में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बायोटिक से ए बायोटिक से बायोटिक के बीच, वो एक साइकिल के फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं है कि ये वन डायरेक्शनल हो गया कि बायोटिक से ए बायोटिक में कुछ भी ऐसे वन डायरेक्शनल नहीं होता, ये साइकिल के फॉर्म में होता है। तो साइकिल के फॉर्म में कई सारे चीज़ होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, और भी डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल होता है, लेकिन इस वीडियो में हम कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब इन्वायरमेंट में जो कार्बन रिलीज होता है ना, बहुत कारण से रिलीज होता है। अगर मान लो आप फोसिल्स फ्यूल को जलाते हो तो इससे भी कार्बन रिलीज होगा। यहाँ से फोसिल्स फ्यूल्स को आप जलाते हो फैक्ट्री में, यहाँ से भी कार्बन रिलीज हो रहा है। क्लियर। उसके अलावे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होगा, वहाँ से भी कार्बन रिलीज होगा वोल्केनिक इरप्शन से। और या हम लोग एनिमल या हम लोग सांस लेते हैं उससे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो उससे भी ये रिलीज होता है। तो CO2 रिलीज होने के कई सारे कारण हैं, सांस लेना, वोल्केनिक इरप्शन या कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। लेकिन उसके बाद ये तो बात हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ से होता है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता होगा, यानी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता होगा। सबसे पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वहाँ फिर ऑक्सीजन बनाते हैं वाटर के प्रेजेंस में, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में। वाटर भी ज़मीन से लेते हैं। इसके अलावा जो मरे हुए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये भी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखता है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, ये हमें ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आया कैसे और इन्वायरमेंट से गया कैसे। तो ये साइकिल एक नहीं बना है कि कहीं ना कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है फिर जा रहा है। ठीक है, मान लो एक बारी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लिया, प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, प्लांट मर गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आ गया, ज़मीन में आ गया, और इस ज़मीन से कुछ ना कुछ फोसिल्स फ्यूल्स बने, यहाँ से फिर बाहर आ गया। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि कार्बन का साइकिल बन रहा है ना। अब कुछ और चीज़ हमें डिस्कस करना है कि जो कार्बन के फॉर्म होते हैं, कुछ एलिमेंट्री फॉर्म होते हैं, यानी कुछ एलिमेंट के फॉर्म होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड के फॉर्म, यानी कंपाउंड कार्बन अकेले भी रह सकता है। तो जो कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म होता है उस कौन कौन है, इसमें है ग्रेफाइट, सेकेंड डायमंड। पहले हमें लगता था यही दोनों, लेकिन एक और है फुलेरिन। ठीक है, उसके अलावा कार्बन आपको कंपाउंड फॉर्म में भी मिलेगा। उसके कौन कौन है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके अलावा कार्बोनेट्स हुआ, उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। ठीक है, तो कार्बन साइकिल के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर साइकिल। सबसे पहले वाटर साइकिल इनिशिएट कहाँ से होता है, ये होता है, पहला प्रोसेस होता है इवापोरेशन का। और किसके द्वारा एनर्जी आता कहाँ है,
एनर्जी आता है सन के थ्रू, ठीक है ना। सन के थ्रू एनर्जी आता है, तो यानी सबसे पहला प्रोसेस सन स्टार्ट करता है। सन इवापोरेशन किया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। मेन होता है किसका कारण होता है, सन, यहाँ बोल सकते हो सोलर रेडिएशन, ठीक है। एक और चीज़ पूछा जा सकता है, जो हाइड्रोस्फीयर होता है यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो बोलते हैं, तो वाटर का कंटेंट जो पहले था वही हमेशा रहेगा। यानी जो वाटर साइकिल है, क्या ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम? भाई ये एक क्लोज सिस्टम है। कैसे क्लोज सिस्टम है? जो वाटर का क्वांटिटी है जब अर्थ बना उतना ही था जितना अब है, समझ रहे हो ना। न कमता है वाटर का कंटेंट, न ज़्यादा होता है, बस क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्म चेंज हो रहा है। वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन वाटर का कंटेंट चेंज नहीं होता। तो वाटर एक किस टाइप का सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है। ये बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दे रहे हो यहाँ पे इवापोरेशन, यहाँ से स्नो मेल्ट हो रहा है, स्नो मेल्ट होकर लेक में जाते हैं, यहाँ से पानी जो नीचे जाता है उसको बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। और ये पत्तियों से जो पानी होता है, पत्तियों के पानी ये ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये ध्यान रखना आप प्लीज़, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। ये याद रखना कि जब हम किसी, जैसे प्लांट होता है, जो प्लांट ऑलरेडी प्लांट है, उससे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब वहाँ से उस प्लांट को काट के, किसी बहुत सारा प्रोसेस होता है कि यहाँ पे मिट्टी लगा दो और फिर उसको ट्रांसप्लांटेशन करो। तो बहुत बारी क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन से जो सीडलिंग बनती है वो ग्रो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उनका मेन हेयर होता है, मेन रूट हेयर जो होती है वही लॉस हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है भाई रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर ही तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है सॉइल से प्लांट के अलग अलग पार्ट पे, समझ रहे हैं ना। रूट हेयर ही पहुंचाता है अलग अलग पार्ट में। ये प्रोसेस कौन है? इस प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलते हैं। एक वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःशोषण। अंतःशोषण इसका मतलब क्या होता है? जब एक सब्सटेंस, कुछ भी मान लो रूट है, दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रूट हेयर नीचे से सॉइल से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और न्यूट्रिएंट को, और वो अलग अलग पार्ट में पहुँचाता है। वाटर किस पाइप के थ्रू पहुँचाता है? ये है जाइलम, और न्यूट्रिएंट पहुँचाता है फोलियम या फाइलम बोलते हैं, इसके थ्रू पहुँचाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे प्लांट के सेल वॉल के बारे में बताया कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, सेलुलोज का बना होता है और पेक्टीन का बना होता है, ठीक है ना। सेलुलोज और पेक्टीन का बना होता है। एक और चीज़ पूछ सकता है कि फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज करने से, ध्यान देना, फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज करने से प्लांट को नुकसान कैसे होता है? फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज करने से प्लांट के पास जो सॉइल होता है उसमें फर्टिलाइज़र का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल बात है कि फर्टिलाइज़र अगर खाद ज़्यादा डालोगे तो सॉइल में खाद की मात्रा ज़्यादा होगी, तो सॉइल के पास एक कैपेसिटी ही नहीं होती कि पानी को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो इससे क्या होता है, जो लीव्स होता है प्लांट का वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो थिन लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या आपको मिलता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.95%। उसके बाद ऑर्गन होता है, ये होता है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.036%, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, क्लियर? कि हमें ज़रूरत होती है, जीने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, लेकिन खाने में क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट मान लो खाते हैं, तो प्लांट जिंदा कैसे रहता है?
या हम एनिमल प्रोडक्ट ही खाते हैं, तो या तो प्लांट या एनिमल, ये सब जिंदा कैसे रहता है? CO2 से रहता है। तो ये याद रखिएगा। देखो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया 17 गोल और टोटल है 169 टारगेट्स है इसमें, ठीक है। और ये 17 गोल तो क्या एकाएक 17 गोल आ गया? नहीं, इससे पहले एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था। ध्यान देना, इससे पहले एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल 8 गोल था, याद रखिएगा। ये 2000 से लेके 2015 तक था, लेकिन 2015 में ख़त्म हो गया। तो हमने यूनाइटेड नेशन ने एक नया गोल बनाया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2015 से लेकर 2030 तक। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि पॉवर्टी जीरो होना चाहिए, यानी पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दो इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म में है कहीं पे भी। जीरो हंगर की बात करते हैं। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देखो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो जो इसको ट्रिक के थ्रू बताएं, तो आप याद कर लेने की कोशिश करना। जेंडर इक्वालिटी, पहला है कि भाई गरीब रहोगे, गरीब नहीं रहना है, गरीब नहीं रहोगे तो भूखे नहीं रहोगे, भूखे नहीं रहोगे तो कोई अगर भूखे नहीं है तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा ही। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो भाई पैसा बचा रहा है, इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन पे खर्चा करेगा। क्वालिटी एजुकेशन पे खर्चा करेगा तो बेचारे का दिमाग खुल गया, यानी जेंडर इक्वालिटी की बात भी समझेगा। और जेंडर इक्वालिटी समझेगा तो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन की भी बात करेगा, ठीक है ना। और जब वो क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करे, क्लीन वाटर की बात करेगा तो क्लीन एनर्जी की भी तो बात करेगा ना, ठीक है ना। उसके अलावा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा। उसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर इनइक्वालिटी को कम करने की बात करते हैं। फिर जो सिटीज़ और कम्युनिटीज होना चाहिए वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम करें, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी आप मतलब रिस्पॉन्सिबली करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो जो इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। फिर लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद सब में पार्टनरशिप करना है ताकि ये गोल को अचीव किया जा सके। अब देखो ये गोल तो बना दिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी तो देखना है कि न कौन देश अच्छा काम करता है इस गोल को अचीव करने के लिए, क्लियर ना। हमें ये भी देखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन देश अच्छा काम करता है, तो इसके लिए एक इंडेक्स निकालती कौन है ये इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन और निकालती है। इंडिया को 2021 में इन्होंने 120वां पोजीशन दिया। पहला नंबर है फिनलैंड का, सेकंड है स्वीडन का। पहला याद है तो भी काफ़ी है, इंडिया का याद कर लो 120वां। अब आप बोलोगे भैया इंडिया का स्थान तो चलिए बहुत नीचे 120, तो अब क्या इंडिया में जो सारे स्टेट हैं उनकी रैंकिंग खराब है? नहीं, यहाँ भी तो हमें ये तो पता चलना चाहिए इंडिया में किस जगह की रैंकिंग खराब है, वहाँ पे ज़्यादा काम करें। कहाँ की रैंकिंग बिल्कुल ख़राब नहीं, वहाँ पे कम काम होना चाहिए, क्योंकि ये 17 का 17 गोल हमें अचीव करना है ना, मात्र 8 साल बाद, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या किया कि हम अपने देश की भी रैंकिंग निकाल लेते हैं, अलग अलग स्टेट और यूटी की। इससे ये पता चलेगा कि किस स्टेट में काम करना अभी बाकी है, किस स्टेट में काम हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि केरला टॉप किया है, बस इतना याद कर लेना है। सबसे नीचे 3 स्टेट है, बिहार, झारखंड और आसाम, ये सबसे नीचे। तो बिहार सबसे नीचे, याद रखिएगा। एक लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है। भाई ऑब्वियसली फार्मिंग आप करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करते हो, तो इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए क्या क्या किया जाए और इसको अच्छा मतलब इसको फेमस इन द सेंस बोल सकते हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूएन ने डिक्लेयर किया था 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस तरह 2023 को उन्होंने डिक्लेयर किया है मिलेट्स वाला इंटरनेशनल ईयर, उसी तरह इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिक साइंस को डिक्लेयर किया था। और ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपल बात करें कि फूड को कुछ इस तरह प्रोड्यूस करो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन कम्युनिटीज और एनिमल वेलफेयर की बात किया जा सके, ठीक है।
केमिकल फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज करने से मैंने देखा था ना, आपने देखा था ना, सॉइल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है और सॉइल पानी को फिर ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर्मुलेट किया गया था। ठीक है, ताकि क्या क्या किया जा सके, इन्हांस कर दिया जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, वाटर यूज इफिशिएंसी को, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट को और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन को, इन सब किया जा सके। क्लब ऑफ रोम क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिस्ट है, सिविल सर्वेंट और साइंटिस्ट का एसोसिएशन है, ये सब याद रखिएगा। और ये प्रमोट करते हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग सेम हो किसके प्रति, ग्लोबल चैलेंज के प्रति। ठीक है, और 5 की एरिया में काम करते हैं: इमर्जिंग न्यू सिविलाइजेशन, प्लानिटरी इमरजेंसी, रिफ्रेमिंग इकोनॉमिक्स, रीथिंकिंग फाइनेंस और यूथ लीडरशिप एंड इंटरजेनरेशनल डायलॉग। तो याद रखिएगा क्लब ऑफ रोम, ये क्या है, किसी यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे हुआ था क्लब ऑफ रोम में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ समिट डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावे जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो सब डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।